अस्सलामुअलैकुम। आज हम इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी बिज़नेस अकाउंटिंग कोर्स कोड है हमारा 1340 का चैप्टर नंबर 1 की एग्जांपल नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एडजस्टमेंट्स के बारे में प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना मैंने आपको सिखा दिया था। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना मैंने आपको सिखा दिया था। इसके अलावा जितना भी इंट्रोडक्शन और जितने भी पैराग्राफ्स आपके बुक में गिवन थे, मैंने आपको 1 बाय 1 वर्ड टू वर्ड A to Z सारे टॉपिक्स कवर करवाए हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने क्या करना है, हमने अपनी न्यूमेरिकल एग्जांपल्स सॉल्व करनी है, जो कि एग्जांपल नंबर 3 है। और एडजस्टमेंट्स का ट्रीटमेंट हमने देखना है कि न्यूमेरिकली किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एडजस्टमेंट्स हमारे बुक में क्यों गिवन होती हैं, एडजस्टमेंट्स देने का मकसद क्या होता है, और इसके अलावा मैंने आपको इनकी हर तरह के एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। ठीक है, अगर आप चाहें तो मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं, जिसमें A to Z हमने एडजस्टमेंट्स के बारे में सारे टॉपिक कवर किए थे। ठीक है, आज हमने एग्जांपल नंबर 3 को लेकर चलना है। तो सबसे पहले मैंने आपसे कहना था कि अगर मेरी वीडियो किसी को ब्लर शो हो रही है तो उसे चाहिए कि आपको मेरी वीडियो के ऊपर यूट्यूब के ऊपर एक सेटिंग का बार शो हो रहा होगा। आपने उस सेटिंग के बार पे क्लिक करना है। जब आप उस बार पर क्लिक करेंगे तो वो लो वीडियो क्वालिटी पे अगर आपको ब्लर शो हो रही है तो आपका वहाँ पे लो वीडियो क्वालिटी पे क्लिक हुआ होगा। ठीक है, आपने क्या करना है, लो वीडियो क्वालिटी से आपने हाई वीडियो क्वालिटी पर जब क्लिक कर देना है तो 1-2 सेकेंड में ही ये वीडियो आपको साफ शो होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, बहुत सारे जो बच्चे हैं जो मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करते हैं, फिर वो मुझे कहते हैं कि मैम आपकी वीडियो में ब्लर शो हो रही है। तो मैं उन्हें बता दूं कि मेरी वीडियो इस वजह से आपको ब्लर शो हो रही होती है। कई बच्चों को कि अक्सर उनकी जो वीडियो क्वालिटी होती है यूट्यूब पे वो लो पे सेट हुई होती है, तो जब मेरी हाई क्वालिटी की वीडियोस अपलोड होती हैं तो फिर उन्हें वो ब्लर शो होती हैं। तो आपको चाहिए कि आपने उस बार पर क्लिक करना है और अपनी वीडियो को हाई क्वालिटी पर क्लिक कर देना है और आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से वीडियो शो होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोई भी मुश्किल हो तो आप मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। अब देखिए हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 है। हम डिटेल से पिछले लेक्चर में एग्जांपल नंबर 3 हाफ हमने कवर कर ली थी। ठीक है, हमने रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना भी सीख लिया हुआ है और हमने एडजस्टमेंट्स का जो हमारे पास गिवन है वो हमने उसका टॉपिक भी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया था। आज हमने क्या करना है, एग्जाम्पल नंबर 3 पर जो एडजस्टमेंट्स हमारे पास गिवन है उसका ट्रीटमेंट का सीखना था। तो इस तरह करते हैं कि स्टार्ट से अपनी एग्जाम्पल नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। मेरा जो बेसिक हो गया, जो आज के वीडियो का जो हमारा बेसिक टॉपिक है वो हमारे क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड एडजस्टमेंट्स। ठीक है, हम जल्दी से अपना रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, अगर जिन बच्चों ने वो मेरी वीडियो नहीं देखी जिसमें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना सिखाया था और एग्जांपल नंबर 3 हमने स्टार्ट की थी, तो उन्हें चाहिए कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन होगा, वहाँ से देख लें, या फिर आप अगर जो मेरा चैनल है इसको ओपन करेंगे, इस पर भी आपको वीडियो सारी जो मैंने अपलोड की हैं वो आपको रिसीव हो जाएंगी। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि इस लेक्चर में भी मैं आपको थोड़ा सा फर्स्ट जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है इसके बारे में गाइड कर दूँ। ठीक है, इसलिए मैंने इसको सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट आपको यहीं से समझाना है। ये हमारे पास सोल्यूशन है, मैंने आपको यहीं से समझाना है क्योंकि मैं आपको डिटेल से कवर करवा चुकी हूँ। ये देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या क्वेश्चन है, द अकाउंटेंट ऑफ मुल्तान क्लब समराइजिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ कैश रिसीव्ड एंड पेड बाय द क्लब फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट 1 जनवरी टू 31 दिसंबर 2020। ठीक है, आपने इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, आपने जब ये स्टेटमेंट पढ़ा करनी है, आपने जो ये नेम आपके पास गिवन होगा, चाहे यहाँ पे अकाउंटेंट ऑफ मुल्तान क्लब लिखा हुआ है, चाहे किसी भी चीज़ का नाम लिखा हो, आपने इसे मार्क कर लेना। आपने जब इसे मार्क कर लेना, ये आपने अपनी फर्स्ट लाइन सोल्यूशन के नीचे जब आपने अपना सोल्यूशन स्टार्ट करना है तो आपने फर्स्ट लाइन पे इस नेम को मेंशन करना है। ठीक है, इसके पूरे प्रॉपर मार्क्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, सेकंड लाइन पे आपने वो चीज़ लिखनी होती है जो चीज़ आप बना रहे होते हैं, आप कौन सा अकाउंट बना रहे होते हैं, आपने उसका नाम मेंशन करना होता है सेकंड लाइन पे। ठीक है, फर्स्ट लाइन पे अगर आपके पास जितनी भी स्पेस बच जाए आपने उसे छोड़ देना। हर चीज़ को सॉल्व करने का एक प्रॉपर रूल होता है और आपने उस रूल को फॉलो करना है। ठीक है, सेकंड पे आपने रिक्वायरमेंट वाला लिखना है कि आप किस टाइप का अकाउंट बना रहे हैं। थर्ड पे आपने ये जो डेट आपके पास मेंशन होती है ना हमेशा, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर 2020, या जो आपके पास रिक्वायरमेंट में डेट गिवन होगी आपने उसे पुट करना होता है। ये 3 लाइन्स आपने स्टार्ट में फिलअप ज़रूर करनी होती है। इसके बाद आप एक टेबल बनाते हैं, टेबल बनाने के बाद ही रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, फर्स्ट देखें,
के लिखा हुआ है द अकाउंटेंट ऑफ मुल्तान क्लब, यानी कि क्लब का नाम क्या, मुल्तान क्लब। आपने मुल्तान क्लब लिख लिया, ठीक है। सोल्यूशन की हेडिंग देनी है, सोल्यूशन की हेडिंग देने के बाद आपने मुल्तान क्लब लिख लेना है। फिर हम बना क्या रहे हैं, हमारे पास फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, आपने बनाना है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की हेडिंग दे देनी है। हमने किस टाइम पीरियड के लिए बनाना है, फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर 2020। आपने 31 दिसंबर 2020 की क्या कर देनी है, हेडिंग देनी है। तीनों पॉइंट्स आपने क्लियर कर देने, ऑलमोस्ट आपके 3 मार्क्स फिक्स हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपने अपना टेबल बिल्कुल प्रॉपर बनाया जिस तरह बनाया जाता है, तब इसके भी आपके 1 मार्क्स होते हैं, ठीक है। आपने इस तरह एक टेबल बना लेना है। सबसे पहले रिसिप्ट्स का कॉलम आता है, फिर अमाउंट का कॉलम आता है, फिर पेमेंट्स का कॉलम आता है, एंड देन फिर अमाउंट का कॉलम आता है, ठीक है। रिसिप्ट्स में, रिसिप्ट साइड पे हमारे पास कौन कौन सी चीज़ गिवन होती है, मैंने आपको बताया था। रिसिप्ट साइड पे हमारे पास इनकम्स गिवन होती हैं एंड हमारे पास लाइबिलिटीज़ गिवन होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पेमेंट साइड पे क्या होता है, हमारे पास एसेट्स गिवन होते हैं, इसके अलावा हमारे पास एक्सपेंसेस गिवन होते हैं, ठीक है। इनकम क्या होती है, ऐसे सोर्सेज जिनके ज़रिए हमारे पास पैसा आता है, वो हमारी इनकम होता है। लाइबिलिटी क्या होता है, लाइबिलिटी जिम्मेदारी को कहते हैं, ठीक है, जो हमने फ्यूचर में अदा करनी होती है, लाइक लोन वगैरह जो होता है, ये हमारी लाइबिलिटी होती है। एसेट्स क्या होते हैं, ऐसी चीज़ों को एसेट कहा जाता है जो हमने बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते वक्त हम परचेज़ करते हैं, लाइक फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग। ये हमारे क्या, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, कंप्यूटर्स और इस टाइप की जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारे क्या होते हैं, एसेट्स। और एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो रोज़ ब रोज़ होते रहते हैं, जैसे हम बिल्स वगैरह अदा करते हैं, ये हमारा एक्सपेंस है। जैसे हम किसी घर का, किसी शॉप का रेंट अदा करते हैं, ये हमारा एक्सपेंस है। जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं और फिर लोन लेने के बाद हम क्या करते हैं, हम उस पर इंटरेस्ट पे करते हैं। इंटरेस्ट पे करना हमारा क्या होता है, एक्सपेंस होता है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ चीज़ें हम खरीदते हैं, तो मुख्तलिफ़ चीज़ों की ख़रीदारी पर हमारा पैसा सर्फ होता है, और जिस चीज़ पर हमारा पैसा सर्फ होता है वो हमारा एक्सपेंस कहलाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इनके रिसिप्ट साइड पे हमने जितनी भी इनकम हमारे पास गिवन होगी हमने वो मेंशन कर देनी और लाइबिलिटीज़ मेंशन करनी है, जबकि पेमेंट साइड पे हमने सिर्फ एसेट्स और एसेट्स मेंशन करने और एक्सपेंसेस मेंशन करने। इनकी साइड्स आप चेंज नहीं कर सकते, ना आप यहाँ पे पेमेंट्स लिख सकते हैं और रिसिप्ट्स यहाँ पे लिख सकते हैं। इनकी हर चीज़ की एक जगह फिक्स है। यहाँ पे हर हाल में आपने रिसिप्ट्स लिखनी है और यहाँ पे ही आपने पेमेंट्स लिखने हैं, ठीक है। अब अपनी एग्जाम्पल स्टार्ट, जो एग्जाम्पल में हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, और ये मैंने बहुत देखा है कि इस आइमर्स में भी बहुत दफ़ा ये वाला क्वेश्चन रिपीट होता है। उसके अलावा एग्जाम्स में भी मैंने पास्ट पेपर बहुत देखे हैं, उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो आपने इस क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा अपनी ग्रिप बनानी है, ठीक है। फर्स्ट देखिए हमारे पास क्या लिखा, सब्सक्रिप्शन रिसीव। हमने चंदा रिसीव किया। चंदा जो हम रिसीव करते हैं ये हमारी इनकम होती है या ये हमारा एक्सपेंस होता है, तो ये हमारी इनकम होती है। आपने यहाँ साइड पे मार्क कर लेना है। सब्सक्रिप्शन रिसीव हमारे क्या होते हैं, इनकम होती है। आपने रिसिप्ट्स के कॉलम में से लिख देना है। फिर हमारे पास क्या है, रिसिप्ट्स फ्रॉम सेल्स ऑफ रिफ्रेशमेंट। हमारे पास पैसा आने का चाहे जो भी सोर्स है, अगर वो हमारे पास पैसा आ रहा है तो वो हमारी क्या होती है, हमारी इनकम होती है और हम उसे रिसिप्ट साइड पे लिखते हैं। रिसिप्ट्स फ्रॉम सेल्स ऑफ रिफ्रेशमेंट, ये आपकी इनकम है। लोन फ्रॉम मिस्टर इमरान, ये आपका क्या है, ये आपकी लाइबिलिटी है। आपने कल को या परसों को या जब भी आपने उधार वापस करना है, ठीक है, तो जो चीज़ आपने वापस करनी होती है वो आपकी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। तो लोन फ्रॉम मिस्टर इमरान ये आपकी लाइबिलिटी है। लोन फ्रॉम बैंक, चाहे आपने किसी आदमी से बैंक लिया है वो भी आपकी लाइबिलिटी है, चाहे आपने किसी कंपनी से, किसी इदारे से लोन लिया तो वो भी क्या है, आपकी लाइबिलिटी है। लोन फ्रॉम मिस्टर इमरान आपकी लाइबिलिटी है। लोन फ्रॉम बैंक ये आपकी लाइबिलिटी है। लैंड एंड बिल्डिंग ये आपका क्या है, ये आपका एसिड है। आपने ज़मीन खरीदी है या आपने बिल्डिंग खरीदी है या कोई भी आपने ऐसी चीज़ खरीदी है जो आपको दोबारा ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, तो वो क्या है, आपका एसिड है, ठीक है। इसने फर्दर चलते रहना है। तो ये देखें, ये जो हमारे पास डाटा गिवन है ये हमारे पास मिक्स डाटा गिवन है, ठीक है। और हमने इस मिक्स डाटा को इनके प्रॉपर अलग अलग कॉलम में रख देना होता है। अकाउंटिंग का सिर्फ यही होता है, आपने इसके अंदर कुछ भी फाइंड नहीं करना होता, बस जो डाटा गिवन होता है उसे उसकी स्पेसिफिक जगह पर पुट कर देना होता है, बस यही आपकी अकाउंटिंग होती है। अब देखिए लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग हमारा एसिड है और एसिड हम किस में लिखते हैं, अपनी पेमेंट साइड पे। तो आपने लैंड एंड बिल्डिंग को अपनी पेमेंट साइड पे लिख देना है। फिर देखिए हमारे पास क्या, परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट, हमने रिफ्रेशमेंट परचेज़ की है। अगर हम कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम एक बैग परचेज़ कर लेते हैं या एक पेन परचेज़ कर लेते हैं या एक फ़र्नीचर परचेज़ कर लेते हैं, कुछ भी चीज़ अगर हम परचेज़ करते हैं यानी कि ख़रीदते हैं, तो क्या हमारे पास पैसा आता है या जाता है। तो जब हमारे पास पैसा जाता है, जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो पैसा जाता है। तो जब पैसा जाता है तो वो हमारे क्या होता है, एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस को हम अपनी पेमेंट साइड पे मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या, परचेज़ ऑफ रिफ्रेशमेंट, हमने रिफ्रेशमेंट ख़रीदी है तो हमारे पास पैसा गया, तो हम इसे परचेज़ ऑफ रिफ्रेशमेंट को अपनी पेमेंट साइड पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। परचेज़ ऑफ फर्नीचर, अब हमने क्या किया, फर्नीचर परचेज़ किया। फर्नीचर परचेज़ करने से भी पैसा जाता है, तो इसको भी हम अपनी पेमेंट में मेंशन कर देंगे। लेकिन ये जो रिफ्रेशमेंट होता है ये आपका एक्सपेंस है,
लेकिन फर्नीचर आपका एक्सपेंस नहीं है, आपका एसिड है। आपने परचेज तो की है, ठीक है, ये पेमेंट साइड पे तो जाने, लेकिन आपने इसको एक्सपेंस समझने की गलती नहीं करनी। फर्नीचर जो होता है ये आपका एसिड होता है, आप इसे सिर्फ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक ही दफ़ा परचेज़ करते हैं, ना कि आप हर महीने, हर हफ्ते इसको या हर साल आप इसको परचेज़ करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ होती है जो कई साल तक चलती है। जैसे फ्रिज वगैरह हो जाए या कंप्यूटर वगैरह या किसी भी टाइप की जो मशीनरी होती है, ये आपके एसिड्स में आती है, क्योंकि ये बहुत टाइम के लिए चलती हैं, ठीक है। तो परचेज़ ऑफ फर्नीचर आपका क्या है, एसिड है। फिर हमने वेजेस पे करी हैं, वेजेस पेड किए हैं, यानी कि उजरत वगैरह अदा की है। किसको अदा की होगी? ओबियसली मज़दूर वगैरह, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स वगैरह होंगे जो काम करते होंगे, हमने उन्हें कुछ ना कुछ पे करना है, ठीक है। जब हम किसी को उजरत देते हैं तो हमारे पास पैसा आता है या जाता है? हमारे पास पैसा जाता है। तो ये हमारा वेजेस पेड जो है, वेजेस पेड जो हमने किए हैं, ये हमारा क्या खर्चा है, तो आपने इसे पेमेंट साइड पे मेंशन कर देना है, ठीक है। आपने कुछ भी नहीं इसमें सॉल्व करना है, बस जो चीज़ जिस जगह पे आनी है वहाँ पे पुट करते जाना है। फिर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 9,600 हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। तो बेशक वो किसी भी चीज़ के चार्जेस है, जब हम चार्जेस पे करते हैं तो हमारा क्या होता है, खर्चा होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो या किसी और चीज़ के चार्जेस हो, ये हमारा क्या खर्चा है, आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। रीपे टू मिस्टर इमरान ऑन दिसंबर 2020, तो ये हमारा रीपे टू मिस्टर इमरान ये एक तरह से हमारा क्या है, एसिड है, ठीक है। आपने इस कॉलम में मेंशन कर देना है, यहाँ पे लिखा होगा रीपे टू मिस्टर इमरान, ठीक है। ये हमारा इस साल का नहीं है, याद रखिएगा। ये नेक्स्ट जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने लगेंगे तो ये स्किप हो जाएगा। क्यों स्किप हो जाएगा? क्योंकि हम बना रहे हैं 2020। अच्छा ठीक है, वो कोई और एग्जाम्पल थी। फिर हमारे पास क्या रेंट एक्सपेंसेस हैं, ये हमारा क्या खर्चा है। फिर हमारे पास टेलीफोन एक्सपेंसेस हैं, खर्चा है, यहाँ पे मेंशन कर दें। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी क्या हमारा खर्चा है। स्टेशनरी क्या होता है, ये पेंसिल्स वगैरह और इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं, ये वो है। प्रिंटिंग क्या होती है, चीज़ों को प्रिंट करने के बारे में तो आपको पता होगा। तो स्टेशनरी वगैरह को परचेज़ करने पर प्रिंटिंग वगैरह के जरिए की वजह से हमारा खर्चा हो गया 3,200 रुपये। तो ये हमारा क्या एक्सपेंस है, आपने एक्सपेंस साइड पर मैंशन कर देना है। बैंक इंटरेस्ट ये आपने मार्क कर लेना, अगर कहीं पर लिखा होगा इंटरेस्ट तो ये आपकी होगी इनकम, और अगर कहीं पे लिखा होगा बैंक इंटरेस्ट तो ये आपका क्या होगा, एक्सपेंस होगा। आपने ये चीज़ मार्क कर लेनी है। बैंक इंटरेस्ट आपका क्या होता है, एक्सपेंस होता है, और जबकि आपका सिंपल इंटरेस्ट जहाँ पे लिखा होगा ना सिर्फ इंटरेस्ट, ये बैंक का वर्ड मेंशन नहीं होगा, तो वो क्या होगी, आपकी इनकम होगी, ठीक है। उसके अलावा आपके क्या जर्नल एक्सपेंसेस क्या होता है, इसमें उस तरीके से आ जाते हैं, हर तरह के एक्सपेंसेस आ जाते हैं, कहीं पर भी ये हमारा खर्चा हो जाता है। तो ये हमारे क्या एक्सपेंस हमने इन्हें यहाँ पर मैंशन कर दिया। हमने ये सारी वैल्यूज़ जितनी भी इस डाटा में गिवन थी, जितनी भी ट्रांजैक्शंस इस डाटा में गिवन थी, हमने उन्हें एक टेबल में लिख लिया है, ठीक है। टेबल मैंने लास्ट एग्जांपल में आपको करवाया था, इसमें मेरा दिल नहीं था करवाने को, क्योंकि मैंने पीछे में डिटेल से करवा दी। फिर भी मैंने कोशिश किया कि मैं, अगर कोई ये पहली वीडियो देख रहा है उसने लास्ट वीडियो नहीं देखी, तो उसके भी कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएँ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने अपनी रिसिप्ट साइड पर जितनी भी वैल्यूज़ गिवन है, रफ वर्किंग की हेडिंग देनी है और ये सारा टोटल कर लेना है। जब आप अपनी रिसिप्ट साइड का टोटल कर लेंगे तो आपके पास आएगा 9,60,160 रुपये, और जब आप अपनी पेमेंट साइड का टोटल कर लेंगे तो आपके पास आएगा 9,60,160 रुपये। सॉरी, तो आपके पास जब इनको टोटल करेंगे तो आपके पास कोई वैल्यू गिवन हो जाएगी, ठीक है। अब आप देखें कि इस वैल्यू का टोटल और है, इन वैल्यूज़ का टोटल और है, और नीचे दोनों का टोटल सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि हम हमेशा अकाउंटिंग में जब भी कोई भी अकाउंट बनाते हैं, जिस साइड का टोटल बड़ा होता है ना, उसका टोटल ही हम दोनों साइड पे लिखते हैं। अगर यहाँ पे पेमेंट साइड का टोटल बड़ा होता तो हम दोनों साइड पे पेमेंट साइड का टोटल लिखते, लेकिन इस साइड भी इस एग्जाम्पल में हमारा जो रिसिप्ट्स हैं ये बड़ी हैं, इसका टोटल बनता है 9,60,160 रुपये। तो हमने दोनों साइड पर अपना बड़े वाला टोटल मेंशन कर देना है। उस बड़े टोटल में से हमने ये सारी वैल्यूज़ को माइनस करते जाना है। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू को माइनस कर देना 5 लाख रुपए। इसमें 1 बाय 1 हमने ये सारी वैल्यूज़ को माइनस करते जाना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 15,160 रुपये, ठीक है। 15,160 रुपये। इस बैलेंस को हम कहते हैं कैश इन हैंड भी आप कह सकते हैं, और इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर आप लिखना चाहें तो ये क्या होता है, आप इसको बैलेंस BAL बैलेंस CD भी लिख सकते हैं। बैलेंस CD का क्या मतलब होता है, बैलेंस कैरी डाउन, यानी कि एक ऐसा बैलेंस जो साल के आखिर में हमारे पास बच गया, वो है 15,160 रुपये। ये जो कैश इन हैंड हमारे पास इस साल बच गया है ना, ये जब अगले साल की फर्दर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाएगा या किसी भी तरह का अकाउंट बनाया जाएगा, उसमें यही बैलेंस हमारा क्या होगा, बैलेंस BD।
बैलेंस बीडी क्या होता है? बैलेंस बीडी को कहा जाता है बैलेंस ब्रोड डाउन, यानी कि ये ऐसा बैलेंस होता है जो लास्ट ईयर बच जाता है और नेक्स्ट ईयर पे यूज़ होता है, ठीक है। अब आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना आ गया होगा फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है। ये फर्स्ट एग्जांपल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट की आपकी सारे इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम क्या करते हैं, हमारा जो टॉपिक था आज हमने क्या सीखना था? आज हमने सीखना था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विद एडजस्टमेंट्स, ठीक है। आज हमने ये टॉपिक स्टार्ट करना था, तो इस स्टार्ट करते हैं अपना आज का मेन टॉपिक। देखिए मैंने लास्ट ईयर में ये एडजस्टमेंट्स का सारा टॉपिक आपको समझाया था। अब आपने क्या करना है, आपने वही नोट्स अपने ओपन कर लेने हैं जिसमें हमने ये एक डायग्राम बना के सीखा था और उसके अलावा ये एक टेबल बनाना मैंने आपको सिखाया था कि जो बच्चे चाहें वो डायग्राम से पढ़ लें और अगर वो चाहें तो टेबल याद करके इससे पढ़ लें, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस होता है, लास्ट ईयर का प्रीपेड माइनस होता है और करंट ईयर का प्रीपेड माइनस होता है, लास्ट ईयर का एडवांस प्लस होता है। आपने इससे एक दफ़ा रिवाइज कर लेना। उसके अलावा आपने ये जो वर्ड मैंने आपको बताए थे आपने इन्हें अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना है कि हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था ओइंग, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, ड्यू, नॉट रिसीव्ड, नॉट पेड, अनपेड। इनका एक मतलब है और इनका मतलब क्या है हम ये डिटेल से समझ चुके हैं। यानी कि ऐसी अगर वो एक्सपेंस के साथ आ रहे हैं तो ऐसा एक्सपेंस जो अभी तक हमने अदा नहीं किया, अगर वो इनकम के साथ ये वर्ड यूज़ हो रहे हैं तो ऐसी आमदनी जो अभी तक हमने वसूल नहीं की, इसका ये मतलब होता है। ये सारे एक ही वर्ड के सिनोनिम्स हैं। फिर हमने देखा था अगर कहीं पे प्रीपेड, एडवांस या पेड या रिसीव्ड का वर्ड आ जाए तो इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब ये है कि ये अगर ये खर्चे के साथ आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये खर्चा हम वक्त से पहले अदा कर चुके हैं। और अगर ये किसी इनकम के साथ आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये इनकम यानी ये आमदनी हम वक्त से पहले वसूल कर चुके हैं। और मैंने एग्जाम्पल के ज़रिए आपको ये सारा टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट करवा दिया था, ठीक है। अब न्यूमेरिकल एग्जाम्पल में जब आपने ये रिवाइज़ कर लेना है, वीडियो को यहाँ पर पॉज कर देना है। रिवाइज़ करने के बाद ही आपने मेरे साथ एडजस्टमेंट्स का सॉल्यूशन स्टार्ट करना है, ठीक है। एक दफ़ा फिर आप देख लें, ठीक है। आपने इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपने क्या कर लेना है, आपने सॉल्यूशन की हेडिंग देनी है, ठीक है। आपने लिखना है सॉल्यूशन, ठीक है। ये आपकी जगह आप किस तरीके से पेपर प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन की आपने हेडिंग दे लेनी है। उसके बाद आपने सेकंड में लिखना है कि हम बना रहे हैं मुल्तान क्लब का। ये सारा जो हम अकाउंटिंग करने लगे हैं ये हम किसकी करने लगे हैं, मुल्तान क्लब के। आपने यहाँ लिखना है मुल्तान क्लब, ठीक है। सेकंड पे लाइन पे हम क्या लिखते हैं आपको पता होगा, आप सोचें हम क्या लिखते हैं, हम वो चीज़ मेंशन करते हैं जो हम बनाने लगे हैं। तो हम क्या चीज़ बनाने लगे हैं, हम बनाने लगे हैं जी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। अकाउंट आप पूरा भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। थर्ड लाइन पे हम क्या मेंशन करते हैं, हम वो डेट मेंशन करते हैं। और डेट हमारे पास क्या है, आप देखें ये यहाँ पे डेट लिखी होती है, ये लिखी हुई है 31 दिसंबर 2020। तो इस डेट को आपने क्या कर देना है, मेंशन करना है अपने सोल्यूशन में। तो हमारे पास डेट क्या थी, हमारे पास डेट थी एट फॉर द एंड ऑफ फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर 2020। ये हमारे पास डेट थी जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने एक टेबल क्रिएट कर लेना है, ठीक है। मैं इस तरह करती हूँ, रफ सा टेबल क्रिएट कर देती हूँ क्योंकि अगर मैं नीट टेबल क्रिएट करूँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। आपने स्केल की मदद से क्या करना है, इस तरीके से एक टेबल क्रिएट कर लेना है। हर चीज़ का टेबल बिल्कुल सेम होना, चाहे आप रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं, चाहे आप वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। इसलिए आपने परेशान नहीं होना, हर चीज़ का टेबल एक ही तरह से क्रिएट हो रहा है, ठीक है। आपने ये देखें, ये हमने टेबल क्रिएट कर लिया। और ये एक जो हम इस तरह का टेबल क्रिएट करने के बाद हम इस तरह एक लाइन लगाते हैं जिसके अंदर हम अपनी हेडिंग्स को फिलअप करते हैं, ठीक है। फर्स्ट हम क्या बना रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इस साइड पे आप मुझे बताएं हमारी इनकम आती है या हमारे क्या आते हैं वो एक्सपेंडिचर। तो इस साइड पे हम क्या लिखते हैं, अपने एक्सपेंसेस को लिखते हैं, एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। ये हमारा जो अकाउंट होता है राइट साइड वाला एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है और लेफ़्ट साइड पे हम बनाते हैं इनकम अकाउंट, ठीक है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की तरह बिल्कुल आप इनकी साइड्स भी चेंज नहीं कर सकते। अगर किसी का सोल्यूशन बिल्कुल ठीक है और उसकी साइड्स गलत हैं, इनकम अकाउंट इस साइड पे बना हुआ है, एक्सपेंडिचर अकाउंट इस साइड पे बना हुआ है, तो ये क्वेश्चन यहीं पे गलत हो जाएगा, ठीक है।
अब आप देखें आपके पास क्वेश्चन में क्या आपने अब क्या करना है, इसमें हमने रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जब बनाया उसमें हमने क्या लिखा था, हमने रिसिप्ट्स में अपनी इनकम मेंशन की थी और लाइबिलिटीज़ मेंशन की थी। पेमेंट अकाउंट में हमने क्या मेंशन किया था, हमने एसेट्स मेंशन किए थे और एक्सपेंसेस मेंशन किए थे। जबकि जब हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है तो इनकम के कॉलम में सिर्फ इनकम मेंशन करनी है और कोई लाइबिलिटी, कोई एसेट, कोई एक्सपेंस आपने मेंशन नहीं करना। और एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपने सिर्फ अपने एक्सपेंसेस यानी कि जो आपके खर्चे वगैरह होंगे आपने उन्हें मेंशन करना है, इसके अलावा कोई चीज़ आपने मेंशन नहीं करनी। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको साथ साथ टिप्स भी बताती जाऊंगी कि आपके पास जब इस टाइप के क्वेश्चन गिवन होंगे आपने इसका सोल्यूशन किस तरीके से करना है। आपने अपने एडजस्टमेंट्स को देखना है, एडजस्टमेंट्स को। ठीक है, सबसे पहले आपने ये देखना है, आप बनाने लगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब मैं आपको एक टिप देने लगी हूँ जो आपने फॉलो करनी है। देखिए ये क्या लिखा हो, देयर वाज अ बिल फॉर रुपीज़ ओइंग रिफ्रेशमेंट। ये रिफ्रेशमेंट का लफ्ज़ आपको नज़र आ रहा है, तो इसका इस एडजस्टमेंट का ताल्लुक किसके साथ है, रिफ्रेशमेंट के साथ। और अब आप देखिए आपके पास रिफ्रेशमेंट जो ये डाटा गिवन है इसके अंदर रिफ्रेशमेंट कहाँ पर लिखा हुआ है, आप ढूंढें इसके अंदर रिफ्रेशमेंट कहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जितने भी आपके एडजस्टमेंट्स होंगे इनका इफेक्ट इस दो जगह पे पड़ता है। एक पड़ता है बैलेंस शीट पे। हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं, एक इफेक्ट उसका बैलेंस शीट में शो किया जाता है और एक इफेक्ट उसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पर शो किया जाता है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट पर इसका कोई असर नहीं होता, चाहे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट के साथ ये गिवन है या नहीं। इन एडजस्टमेंट्स का लिंक सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर के साथ होता है और इसके अलावा बैलेंस शीट पर होता है। आप देखिए रिक्वायरमेंट में सिर्फ हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है, बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं कहा गया। तो हमने इन एडजस्टमेंट्स का सिर्फ एक इफेक्ट ही शो करना है, जबकि जो नेक्स्ट एग्जांपल्स हमारे पास आने वाली हैं उसमें हमें कहा जाएगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाए और बैलेंस शीट भी बनाए। उस टाइम हम इन एडजस्टमेंट्स के दोनों इफेक्ट फॉलो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अब मैंने जो आपको अब आपके पास फर्स्ट पे क्या वर्ड गिवन है, एडजस्टमेंट नंबर 1 में आपके पास वर्ड गिवन है रिफ्रेशमेंट। ठीक है, रिफ्रेशमेंट का वर्ड आपको नज़र आ रहा है, आपने इसको मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद आपने क्या करना है, अपने डाटा की तरफ आ जाना है। आप अपने डाटा में देखें क्या यहाँ कहीं रिफ्रेशमेंट का वर्ड आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, आप अपने आ जाए रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट पे, जो हमने रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाया हुआ है ना, यहाँ पे आपने अभी इस डाटा को छोड़ देना है, आपने अपने रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में देखना है। हमारे पास फर्स्ट वर्ड क्या है, रिफ्रेशमेंट। रिफ्रेशमेंट का वर्ड आपको नज़र आ रहा है। आप देखें आपने रिफ्रेशमेंट कहाँ पर लिखा है, परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट हमने यहाँ पर लिखा है। आपने इस जो ये लाइन है इस पर आपने एक अपना स्टार छोटा सा लेड पेंसिल से बना लेना है। ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि मैंने इस पर क्या करना है, अपने एडजस्टमेंट का इफेक्ट शो करना है। ठीक है, और आपने जिस चीज़ पे आपने स्टार बनाना है और एडजस्टमेंट का इफेक्ट आपने उस पर शो करना है, आपने उसकी वीडियो देखें। हम यहाँ पे वैल्यूज़ जो है बाहर शो कर रहे हैं, हर जितना भी ये पेमेंट्स हैं या रिसिप्ट्स हैं इनकी वैल्यूज़ इनके प्रॉपर कॉलम में शो की जा रही हैं। लेकिन जब हमने किसी ट्रांजेक्शन पर एडजस्टमेंट का इफेक्ट शो करना है तो उसकी वैल्यू हम क्या करते हैं, हम अंदर लिखते हैं। इसी वजह से ये वजह है कि हमने क्या करना है, साथ साथ इन पर स्टार लगा देना है ताकि हमें याद रहे कि हमने इसकी वैल्यू बाहर कॉलम में नहीं लिखनी बल्कि कॉलम के अंदर लिखनी है। ठीक है, अब हम ये आपकी फर्स्ट टिप है जो आपने फॉलो करनी है। इसके बाद हमने इसका सोल्यूशन स्टार्ट करना है। फिर देखें क्या लिखा हुआ है, सेकंड बी पॉइंट पे लिखा हुआ है, द स्टॉक ऑफ रिफ्रेशमेंट ऑन हैंड ऑन December 31st 2020 वाज वैल्यूड ₹3,800। द स्टॉक ऑफ रिफ्रेशमेंट, तो इसका ताल्लुक भी किसके साथ है, इसका ताल्लुक भी रिफ्रेशमेंट के साथ है। रिफ्रेशमेंट पर फिर भी मार्क हुआ है, ठीक हो गया। आपने एक और मार्क कर लेना है लेड पेंसिल से। फिर क्या लिखा हुआ है, द रेंट पेड अप टू 31st December 2020 इंक्लूडेड ₹160 पेड इन एडवांस। अब ये किसकी बात हो रही है, ये रेंट की बात हो रही है। आप देखिए रेंट कहीं पे लिखा हुआ है, यस यहाँ पे लिखा हुआ है रेंट एक्सपेंसेस, आपने यहाँ पे एक स्टार मार्क कर लेना है। ठीक है, फिर हमारे पास डी पॉइंट में क्या है, इंटरेस्ट अकर्ड हो गया। अकर्ड देखिए मैंने आपको बताया था आउटस्टैंडिंग की जगह अकर्ड भी आ सकता है, ड्यू और सोन बहुत सारे मैंने आपको सिनोनिम्स लिखवाए थे। इंटरेस्ट अकर्ड हो गया बट नॉट पे टू मिस्टर इमरान अमाउंटिंग ₹30,000। अब देखिए इंटरेस्ट अकर्ड, इंटरेस्ट हो गया। आप देखिए कहीं पे आपके पास इंटरेस्ट का वर्ड आ रहा है, आप ढूंढे इसके अंदर इंटरेस्ट का वर्ड आ रहा है, नहीं आ रहा, लेकिन हाँ नहीं आ रहा। फिर आप में ये आ रहे हैं ना मिस्टर इमरान, तो आपने मिस्टर इमरान के साथ इसको, मिस्टर इमरान ही मुझे मिल रहा,
यहाँ पे ये आपके पास है लोन फ्रॉम मिस्टर इमरान। ये एडजस्टमेंट आपकी किससे रिलेट कर रही है? मिस्टर इमरान से। तो आपने इसकी यहाँ पे स्टार मार्क कर लेना है ताकि आपको याद रहे कि ये वैल्यू मैंने 3 लाख जो बाहर लिखा है, मैंने बाहर लिखने की बजाय मैंने इस वैल्यू को अंदर पुट करना है। तो फिर डी पॉइंट पे आप देखें सब्सक्रिप्शन इज एरियर अमाउंटेड टू, ठीक है, ये सब्सक्रिप्शन है, ये एरियर है 9,500 रुपये की, ठीक है। अब एक एडजस्टमेंट, लास्ट एडजस्टमेंट हमारी जो है वो किस से बिलोंग कर रही है? वो हमारी सब्सक्रिप्शन से बिलोंग कर रही है। आपने सब्सक्रिप्शन पर एक स्टार मार्क कर लेना है, यहाँ पे आपने एक स्टार मार्क कर लेना है ताकि आपको याद रहे कि एक एडजस्टमेंट का इफेक्ट आपने इस पर शो करना है और इसकी वैल्यू को आपने इधर लिखना है, यानी कि कॉलम के अंदर लिखना है। अब आपने फर्स्ट टिप को क्या कर लेना? फॉलो। जब आपने ये टिप फॉलो कर लेनी है, आपने अब अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना स्टार्ट करना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने सोल्यूशन पर। अब हमने क्या करना है? हमने अपने रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट को देखते हुए ही अपना क्या बनाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सबसे पहले देखें हमारे पास क्या वैल्यू गिवन है। सबसे पहले आप देखें हमारे पास लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। तो क्या ये हमारी इनकम है कि नहीं? बिल्कुल, सब्सक्रिप्शन हमारी क्या होती है? इनकम। तो मैंने यहाँ लिख दिया सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड लिख दिया तो मुझे याद आया कि ये मेरा जो स्टार है ये मुझे शो कर रहा है कि इसके साथ मेरी क्या एडजस्टमेंट। तो इसकी वैल्यू को मैंने यहाँ पे नहीं लिखना, बल्कि इसकी वैल्यू को मैंने क्या करना है? कॉलम के अंदर लिख देना है। तो इसकी वैल्यू क्या है? 2,30,500 रुपये, ठीक है। आपने इसकी वैल्यू लिख दी, आपने एक ट्रांजैक्शन को सॉल्व कर दिया, ठीक है। आपने पहले रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में जितनी ट्रांजैक्शंस गिवन इनको आपने क्या करना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में उतार लेने हैं और उसके बाद हम अपनी एडजस्टमेंट्स का सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। आपने ये इसके साथ आपकी क्या एडजस्टमेंट है, तो आपने इसके साथ आपकी एडजस्टमेंट गिवन थी ना, तो आप तकरीबन 2 लाइन छोड़ दें, ठीक है। 2 लाइन्स आपने छोड़ के नेक्स्ट ट्रांजेक्शन सॉल्व करनी है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है? लोन फ्रॉम मिस्टर इमरान, लोन फ्रॉम बैंक। तो ये हमारी क्या ये हमारी इनकम है? बिल्कुल नहीं, ये हमारी लाइबिलिटीज़ है। लोन हमारे क्या होते हैं? लोन हमारी लाइबिलिटी होता है। तो ये दोनों ट्रांजैक्शन हमने अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में मेंशन नहीं करनी, ठीक है। फिर देखिए हमारे पास क्या है? लिखा हुआ है रिसिप्ट फ्रॉम सेल्स ऑफ रिफ्रेशमेंट को सेल करने से हमारे पास क्या है? हमारे पास पैसे आए। तो अगर पैसे आए तो ये हमारी क्या है? ये हमारी इनकम है। तो आपने इसको भी, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे सेल्स ऑफ रिफ्रेशमेंट। यहाँ मैंने थोड़ी सी लाइन जगह छोड़ दी ताकि मैं अपने एडजस्टमेंट को सॉल्व कर सकूँ। फिर लिखना है सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट, ठीक है। अब आप सोचें कि ये जो एडजस्टमेंट का वर्ड हमारे पास गिवन था, स्टॉक ऑफ रिफ्रेशमेंट, ये रिफ्रेशमेंट था ना, तो ये हमने इसके साथ क्यों नहीं मार किया? ये भी एडजस्टमेंट का वर्ड है और ये हमारे पास दो देखें ना, 2 रिफ्रेशमेंट के वर्ड गिवन थे। एक रिफ्रेशमेंट का वर्ड ये गिवन था और एक रिफ्रेशमेंट का वर्ड यहाँ पे ये गिवन था। तो हमने इस जो एडजस्टमेंट है इसका इफेक्ट इसके साथ क्यों नहीं शो किया? ये भी तो रिफ्रेशमेंट ही थी ना। लेकिन अब यहाँ पे देखें ये जो रिफ्रेशमेंट है ना, ये हमारी स्टॉक से बिलोंग कर रही है। ये लिखा द स्टॉक ऑफ रिफ्रेशमेंट, यानी ये एक्सपेंस वाले कॉलम से बिलोंग कर रही है। तो इसी वजह से परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट यहाँ पे भी थोड़ा सा हमारा खर्चा हुआ था, इसलिए हमने इस एडजस्टमेंट्स को यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। इसके साथ ना कि इसके साथ आपने गलती करनी है सॉल्व करने की। ये हमारी इनकम वाली रिफ्रेशमेंट है और ये हमारी एक्सपेंस वाली रिफ्रेशमेंट है। सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट हमने की और हमारे पास कितना पैसा आया? रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट को करने से हमारे पास पैसे आए हैं 1,69,660। तो आपने मेंशन कर देना है, इसके साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। तो हमने इसकी वैल्यू को बाहर ही पुट करना है, 1,69,660। इसकी वैल्यू को आपने बाहर निकाल देना है। अब यहाँ पे जितनी वैल्यूज़ गिवन थे हमने सॉल्व कर लिए हैं। हमने ये दो क्यों नहीं की? इसलिए नहीं की क्योंकि ये हमारे थे एसेट्स, ठीक हो गया। अब देखिए हमारे पास आगे क्या लिखा हुआ है। अब इस साइड पे आ जाते हैं, ठीक है। इस साइड पे हमारे पास लिखा हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग। तो हमने इसे नहीं लिखना क्योंकि ये हमारा एसिड है, इसको आपने छोड़ देना है। परचेज़ ऑफ रिफ्रेशमेंट, परचेज़ ऑफ रिफ्रेशमेंट हमारा क्या खर्चा? हमने परचेज़ की थी तो हमारा क्या हुआ? खर्चा हुआ है। तो आपने यहाँ पर लिखना है परचेज़ ऑफ रिफ्रेशमेंट, ठीक है। परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट की वैल्यू क्या है आपके पास? 73,700। आपने लिख देनी है 73,700। आप देखें यहाँ पे मेरे पास एक स्टार गिवन है, यानी ये मुझे शो कर रहा है कि इसके साथ क्या एडजस्टमेंट है। तो मैं थोड़ी सी जगह छोड़ दूँगी उस एडजस्टमेंट के सोल्यूशन के लिए, ठीक है। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। परचेज़ ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर परचेज़ किया तो फर्नीचर हमारा क्या होता है? एसिड। आपने इसको छोड़ देना है।
इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, हमने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेश किए। अब इसके साथ कोई स्टार नहीं है, तो यानी कि ये हमारा क्या सिंपल एक्सपेंस है। आपने इसकी वैल्यू को बाहर लिखना है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है 9,600 रुपये के। तो आपने इसकी वैल्यू को, इसके साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो आपने इसकी वैल्यू को बाहर लिखना है। सिर्फ उनकी वैल्यू अंदर आएगी जिसके साथ कोई एडजस्टमेंट है। जिसके साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आपने उसकी वैल्यू को सीधा बाहर लिख देना है। ठीक है, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास क्या है, रीपे टू मिस्टर इमरान ऑन दिसंबर 2020। ठीक है, रीपे टू मिस्टर इमरान ऑन दिसंबर 2020। तो ये हमारा क्या होगा, तो देखें ये हमारी क्या लाइबिलिटी है। ठीक है, लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी हमने मेंशन नहीं करनी। आपने रीपे टू मिस्टर इमरान भी स्किप कर देना। उसके बाद लिखा हुआ है रेंट एक्सपेंसेस, तो आपने अपने अब नेक्स्ट वैल्यू आपने क्या लिखनी है, नेक्स्ट रेंट एक्सपेंसेस। रेंट एक्सपेंसेस हमारे कितने हैं, 1600 रुपये के। ठीक है, 1600 रुपये। ओ सॉरी, ये देखिए ना हमारे पास स्टार लगा हुआ है, तो यानी कि इसकी वैल्यू हमने बाहर नहीं लिखनी थी, इसकी वैल्यू हमने क्या लिखनी थी, अंदर लिखनी थी, क्योंकि इसके साथ एडजस्टमेंट गिवन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद है हमारे टेलीफोन एक्सपेंसेस। टेलीफोन एक्सपेंस है, तो हमने यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ दी वो उसके लिए एडजस्टमेंट के लिए, तो हम यहाँ लिख लेते हैं टेलीफोन एक्सपेंसेस। ठीक है, टेलीफोन एक्सपेंसेस हमारे कितने हैं, 660 रुपये के। तो हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू, इसके साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, इसकी वैल्यू आप बाहर लिख दें। फिर हमारे पास क्या है जी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। मैं सिर्फ लिख रही हूँ, प्रिंटिंग को P लिख रही हूँ एंड स्टेशनरी को मैं सिर्फ S लिख रही हूँ। ठीक है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमारी है 5,920 रुपये की, यहाँ पे लिख दिया। फिर हमारे पास देखिए लिखा हुआ है बैंक इंटरेस्ट। मैंने आपको ये याद करवाया था कि जहाँ पे लिखा होगा बैंक इंटरेस्ट, तो वो आपका क्या होगा, एक्सपेंस होगा। तो आपने यहाँ पे लिखना है बैंक इंटरेस्ट। ठीक है, हमारे कितने 4,340 रुपये का आपने ये मेंशन कर देना बाहर। वेजेस पेड किए, उजरत अदा किया, तो ये हमारा क्या एक्सपेंस है, आपने ये लिख देना है वेजेस पेड। वेजेस पेड की हमने 10,000 रुपये की। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड ये हमारा CD जो बैलेंस होता है ना, ये हमारा क्या होता है, एसिड होता है, आपने इसको छोड़ देना। बाकी अब आपने सारी वैल्यूज़ को लिख लिए, यानी जितनी आपके पास इस रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में इनकम थी आपने वो भी उतार ली हैं, और जितनी आपके पास से एक्सपेंडिचर यानी कि जितने आपके एक्सपेंसेस से आपने वो भी उतार लिए हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने कौन सी वैल्यूज़ लिखी हैं, वो वैल्यूज़ हमने अंदर लिख दी हैं जिनके साथ कोई ना कोई एडजस्टमेंट गिवन थी। जिनके साथ कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं थी, हमने उसकी वैल्यूज़ को सीधा बाहर लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि हमने अपने डाटा को किस तरीके से इसमें पुट किया। अब हम आ जाते हैं अपनी एडजस्टमेंट्स पे। ठीक है, एडजस्टमेंट पे हम आ गए हैं। अब हमारे पास देखें फर्स्ट अब हम इसका क्या करने, न्यूमेरिकली सॉल्व इसको करने लगे हैं। देयर वाज अ बिल, एक बिल है फॉर 5,120 रुपये का बिल है। ओइंग भूला हुआ है, यानी कि या किसी वजह से भी अभी तक अदा नहीं किया हुआ बिल है। तो बिल क्या हम करते हैं, अदा करते हैं। फॉर रिफ्रेशमेंट एट दिसंबर 2020। ठीक है, इससे उससे बिलोंग कर रहा है। अब मैं आपको थोड़ी सी हम इसके साथ, क्योंकि ये हमारी आपकी मैं आपको समझा रही हूँ, तो इसलिए मेरा काम है कि मैं आपको एक एक चीज़ अच्छे तरीके से क्लियर करती जाऊँ ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। अब देखें ये बिल है, पहले आपने क्या करना है, हर एडजस्टमेंट में पहले आपने स्टार मार्क कर लेना है। उसके बाद क्या, ये रफ वर्किंग है इसलिए मैं आपको करवा रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, ये आपके सोल्यूशन का हिस्सा नहीं है। सबसे पहले आपने नेचर देखनी है, उस एडजस्टमेंट में नेचर आपने क्या पहचाननी है, फर्स्ट पे नेचर देखनी है। नेचर में क्या देखना है आपने देखना है ये एक्सपेंस है या ये इनकम है। ठीक है, कि ये क्या एक्सपेंस है या ये इनकम है। उसके बाद आपने क्या देखना है, आपने देखना है सेकंड पे आपने देखना है ये ओइंग है, ये आउटस्टैंडिंग नेचर की है या ये प्रीपेड नेचर की है। आउटस्टैंडिंग नेचर की क्या मतलब है, यानी वो आउटस्टैंडिंग नेचर की है, ओइंग नेचर की है, ड्यू नेचर की है। ये सारे वर्ड मैंने आपको लिखवाए हुए हैं कि आउटस्टैंडिंग के कॉलम में कौन कौन से हैं, और प्रीपेड यानी कि कौन सी एडवांस नेचर के, आपने ये ढूंढ लेना है। उसके बाद आपने थर्ड पे इसका क्या देखना है, ये किस ईयर के है। थर्ड पे आपने क्या देखना है, ये किस ईयर से बिलोंग कर रही है। ईयर कौन कौन से होते हैं, एक होता है करंट ईयर। करंट ईयर कौन सा होता है, जो हमारा मौजूदा साल होता है। एक आपने देखना है ये लास्ट ईयर से बिलोंग कर रही है, लास्ट ईयर। और एक आपने देखना है क्या ये आने वाले साल यानी कि नेक्स्ट ईयर से बिलोंग कर रही है, तो आपने ये मार्क कर ली। ये तीनों चीज़ें आपने हर एडजस्टमेंट में नोट कर ली हैं।
आपने ये तीनों चीज़ें नोट कर लेनी है। उसके बाद देखें अब हमारे पास क्या लिखा हुआ है, आप बिल। बिल हमारा एक्सपेंस होता है। आप देखें इसकी नेचर क्या है, इसकी नेचर एक्सपेंस है या इनकम। बिल है चाहे वो किसी भी चीज़ का, वो आपका एक्सपेंस होता है या आपकी इनकम। आपका क्या होता है, एक्सपेंस होता है। ठीक है, फर्स्ट चीज़ आपको पता चल गई कि ये हमारा ये एडजस्टमेंट मेरी एक्सपेंस से रिलेट कर रही है। उसके बाद एक ओल्ड वर्ड लिखा हुआ है ओइंग। आपने इस अमाउंट को छोड़ देना, अमाउंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे कोई अमाउंट लिख दी जाए। फिर लिखा हुआ है ओइंग। ओइंग क्या होता है, यानी ओइंग, आउटस्टैंडिंग, ड्यू, एक्रूड, ये एक ही चीज़ होते हैं। यानी कि ये क्या है, ये ओइंग है। ओइंग का मतलब क्या है, यानी कि ये आउटस्टैंडिंग है। आपने आउटस्टैंडिंग पे मार्क कर लेना है। ठीक है, ये रफ वर्किंग है, आपको समझाने के लिए मैं इस तरह कर रही हूँ। ठीक है, फिर आप देखना है, आपने देखना है किस ईयर से बिलोंग कर रहा है। करंट ईयर से बिलोंग कर रहा है, लास्ट ईयर से बिलोंग कर रहा है। तो ये देखें 2020 के दिसंबर से ये एडजस्टमेंट बिलोंग कर रही है। और हम बना किसका रहे हैं, हम बना रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं 31 दिसंबर 2020 का। यानी कि ये एडजस्टमेंट 2020 है, तो ये शो कर रहा है ये मेरा क्या, करंट ईयर। तो ये करंट ईयर है। अब देखें, अब आपको तीनों चीज़ें क्लियर होगी। आपको पता है ये एडजस्टमेंट मेरी, ये एक्सपेंस है मेरा, आउटस्टैंडिंग है और करंट ईयर से बिलोंग कर रहा है। यानी ये मेरा एक ऐसा खर्चा है जो मैंने अभी तक अदा नहीं किया। ठीक है, ये आपको इसी तीन चीज़ों से समझ आ जाएगी। ये मेरा ऐसा खर्चा है जो मैंने अभी तक अदा नहीं किया, चाहे यहाँ पे कोई वैल्यू गिवन हो, चाहे यहाँ 6 लाख हो, 6,000 हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस इन तीन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है कि आपको एक्सपेंस का पता हो, आउटस्टैंडिंग है या प्रीपेड हो, आपको इसके अंदर आइडेंटिफिकेशन करनी आती हो और पता हो कि ये किस ईयर से बिलोंग कर रहा है। और ईयर का मैंने आपको बताया कि आपने देखना है कि आपने किस ईयर का बना रहे हैं। अगर ये वही ईयर है तो ये करंट ईयर है, और अगर ये उससे पीछे है तो ये लास्ट ईयर है, और अगर ये उससे आगे है तो ये क्या, नेक्स्ट ईयर है। यानी ये 2020 अगर हमारा करंट ईयर है तो अगर यहाँ पे 2019 लिखा होता है, 18 लिखा होता है, 17 लिखा होता है, तो ये क्या शो करता है कि ये लास्ट ईयर से बिलोंग करने वाली एडजस्टमेंट है। अगर यहाँ पे 2021 लिखा होता है, 22 लिखा होता है, 23 लिखा होता है एंड सो ऑन, कोई भी वैल्यू गिवन होती है तो हमें ये पता चल जाता है कि ये एडजस्टमेंट है, ये फ्यूचर से बिलोंग करने वाली है। ठीक है, अब आप देखें मैंने आपको एक टेबल लिखवाया था। अब आपके पास क्या क्लियर हुआ है, ठीक है, आपके पास क्या क्लियर हुआ है, ये आपका एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग है और करंट ईयर से बिलोंग कर रहा है। अब देखते हैं कि करंट ईयर से ये क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर से बिलोंग कर रहा है। अब देखें हम अपने टेबल पे देखते हैं कि क्या जो हमारे पास ये वैल्यू गिवन है 5,120 रुपये, हमने इसको रिफ़्रेशमेंट में प्लस करना है या माइनस करना है। एडजस्टमेंट में हम क्या करते हैं, इन वैल्यूज़ को उसी के साथ जिससे ये रिलेट कर रहे होते हैं वहाँ जाके या प्लस कर देते हैं या माइनस कर देते हैं। यही एडजस्टमेंट होती है, बस हमें आइडेंटिफिकेशन चाहिए होती है। तो हमने देखना है कि ये वैल्यू को हमने रिफ़्रेशमेंट में जाके प्लस करना है या माइनस करना है। कौन सी वैल्यू हमारे पास, 5,120। ठीक है, 5,120। अब आ जाते हैं 5,000 अपने टेबल पे जो हमने सीखा था। वो हमारी टेबल कहाँ, ये तो मैं इसको फाड़ ही लेती हूँ, बार बार फिर पीछे नहीं हुआ जाता। तो मैंने इसको ये फाड़ लिया और अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्टली। ठीक है, आप देखें करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, ये हमारा क्या आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होता है, ऐड होता है। करंट ईयर, ये देखें ना, ये हमारे पास टेबल को आपने सामने रखना है। ये हमारा आउटस्टैंडिंग है और ये हमारा क्या करंट ईयर वाला है। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हमने ऐड करना है, यानी कि इस वैल्यू को रिफ्रेशमेंट में जाके हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो अब हमें पता चल गया कि हमने क्या करना है, हमने 5,000 जो हमारी वैल्यू थी 5,120 उसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो आपने यहाँ पे लिखना है कि अब हम करने लगे हैं, ऐड करने लगे हैं किसको, आउटस्टैंडिंग बिल था हमारे पास एक। ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं जो आपको आसान लगे। ओएस में किसको लिखती हूँ मैं, आउटस्टैंडिंग को ओएस लिखती हूँ क्योंकि इतनी जगह नहीं होती। मैं या आप ओइंग लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप चाहें तो ओइंग बिल लिख सकते हैं। ठीक है, या आपकी अपनी चॉइस है कि आप इनमें से कौन सा वर्ड लिखना पसंद करें। ठीक है, आपका असल सोल्यूशन किससे पता चलेगा, ऐड से या माइनस से। अगर यहाँ माइनस कर देते हो तो ऑब्वियसली हमारा जवाब चेंज हो जाता है। तो हमने यहाँ पर इस वैल्यू को क्या करना है, ऐड कर देना है। ठीक है, आप देख रहे हैं ना, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड होता है। तो अब हमारी वैल्यू क्या, हमारी वैल्यू है 5,120 रुपये को हमने ऐड कर देना है इस वैल्यू के अंदर जो ऑलरेडी गिवन है। इसी वजह से हमने ये वैल्यू अंदर लिखी थी। एक वैल्यू ये होगी। अब हमने एक एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट पे। ये हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है। अब आ जाएं बी पे, बी पॉइंट पे आप आ जाएं। द स्ट्रोक ऑफ रिफ्रेशमेंट
ऑन हैंड यानी कि रिफ़्रेशमेंट का स्टॉक हमारे पास मौजूद है 31 दिसंबर 2020 में वाज वैल्यूड रुपीज़ 3080। अब ये हमारे पास एक वैल्यू गिवन है। मैंने आपको बताया वैल्यू से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैल्यू यहाँ आपको कोई भी चेंज कर दी जाए, सिर्फ 3 चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। अब हम आ जाते हैं अपने रफ़ वर्किंग वाले कॉलम में। आप देखते हैं हम आगे अपने रफ वर्किंग वाले कॉलम में द स्टॉक ऑफ रिफ़्रेशमेंट, ये स्टॉक तो ये ना एक्सपेंस नेचर का है ना इनकम नेचर का। द स्टॉक ऑफ रिफ़्रेशमेंट है, रिफ़्रेशमेंट हमारे क्या है, हमारे एक्सपेंस है, और ये एक्सपेंस का स्टॉक है। ये आपने मेंशन, मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ, आप अपने नोट्स बना लीजिएगा और उसमें लिख लीजिएगा। अगर एक्सपेंस का किसी भी तरह का एक्सपेंस का स्टॉक हमारे पास मौजूद है तो हमने उसकी वैल्यू को क्या कर देना, माइनस कर देना है। उसकी वैल्यू को हमने उसमें से जिस चीज़ का वो स्टॉक होगा, अगर वो एक्सपेंस नेचर का है तो हमने उस वैल्यू को वहाँ से माइनस कर देना है। ठीक है, अब अपने रिफ़्रेशमेंट, अपने सोल्यूशन में आ जाते हैं। आप देखें रिफ़्रेशमेंट कहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, रिफ़्रेशमेंट ये लिखा हुआ है, इसके साथ आप सेकंड एडजस्टमेंट करनी है। ये लिखा हुआ है स्टॉक ऑफ रिफ़्रेशमेंट ऑन हैंड, यानी कि ये हमारे पास एक्सपेंसेस का स्टॉक है और एक्सपेंसेस हमारे क्या, रिफ़्रेशमेंट। तो इस वैल्यू को हमने क्या करना है, ये मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। अगर कोई ऐसा स्टॉक हमारे पास मौजूद है जो एक्सपेंस नेचर का, तो हम उस की वैल्यू को माइनस कर देते हैं। तो हमने लेस कर देने हैं ये वैल्यू, ये हम यहाँ पर लिख दें स्टॉक ऑन हैंड। ठीक है, आप कोई भी यहाँ पे स्टेटमेंट दे सकते हैं स्टॉक ऑन हैंड। और वैल्यू क्या है, हमारे पास वैल्यू है जी 3,800 रुपये, और इस वैल्यू को हमने क्या करना है, माइनस, और जो आंसर आएगा हमने यहाँ पे बाहर लिख देना है। ठीक है, यह आपने कर लेना है। यानी कि परचेज़ और रिफ़्रेशमेंट जो हमने परचेज़ की थी वो थी, रिफ़्रेशमेंट को परचेज़ होने पर हमारा ख़र्चा हुआ था 73,700 रुपये का। उसके अंदर हमारे पास एक बिल था, एडजस्टमेंट में हमारे पास गिवन था कि वो आउटस्टैंडिंग है, अभी तक हमने अदा नहीं किया, 5,120 का। हमने इस वैल्यू को उसमें ऐड कर देना है। और कुछ स्टॉक था, इस खर्चे से रिलेटेड कुछ स्टॉक हमारे पास मौजूद था 3,800 रुपये का, उस वैल्यू को हमने माइनस कर देना है। जब आपने 73,700 में 5,120 को प्लस कर देंगे और जो आपके पास आंसर आ जाएगा उसमें से 3,800 रुपये माइनस कर देंगे, तो आपके पास फाइनल आंसर जो आएगा आपने उसको बाय लिख देना है। तो फाइनल आंसर हमारे पास आता है 75,020 रुपीज़। तो आपने इस आंसर को बाय लिख देना है। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड एडजस्टमेंट। 2 एडजस्टमेंट हमने सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, इसको आपने मार्क कर लेना है, ये थोड़ी डिफरेंट थी, आपने इसको इसके लिए ये मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, अब हमारे पास सी पॉइंट है, द रेंट पेड अप यानी कि पहले अदा कर दिया, एडवांस में अदा कर दिया। और 31 दिसंबर 2020 का जो रेंट था वो हमने एडवांस में अदा कर दिया, और इंक्लूडेड रुपीज़ 160 पेड इन एडवांस। ठीक है, 160 रुपये हमने क्या कर दिया, एडवांस में अदा कर दिए। अगर आपके पास कोई इंक्लूडेड का वर्ड आ जाए तो आपने उस डायरेक्ट उस अमाउंट को क्या कर देना होता है, माइनस कर देना होता है। सिंपल एंड शॉर्टकट ये है कि इंक्लूडेड यहाँ पे आ जाए तो आपने उस वैल्यू को क्या कर देना, माइनस कर देना। ठीक है, आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप देखिए इंक्लूडेड आ गया तो आप इसको डायरेक्ट माइनस कर देंगे, वरना इस पर रफ वर्किंग करके भी देख लेते हैं। अब देखें ये हमने क्या देखना होता है, नेचर। सबसे पहले हम नेचर देखते हैं कि ये लिखा हुआ है रेंट हमारी क्या नेचर है, रेंट की नेचर है कि ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस पे मार्क कर दिया। फिर देखें कि ये पेड अप है, पेड अप क्या होता है, यानी कि एडवांस, पेड अप एडवांस। और इसके अलावा मैंने बहुत सारे सिनोनिम्स आपको लिखवा दिए थे। ठीक है, रीपेड क्या होता है, एडवांस। तो ये लिखा हुआ है पेड अप, यानी कि ये जो अमाउंट है ये हमने एडवांस में अदा कर दी थी, तो ये मेरा क्या है, प्रीपेड। आपने प्रीपेड पे क्लिक कर देना है। ठीक है, फिर देखिए ये करंट ईयर से बिलोंग कर रहा है, लास्ट ईयर से या फ्यूचर ईयर से। तो ये मेरा 2020 से बिलोंग कर रहा है, यानी कि ये मेरा करंट ईयर से बिलोंग कर रहा है। अब आपके पास पॉइंट सी में कुछ चीज़ें आ गई, आप इन्हें लिख लें। आपके पास ये क्या है, ये आपका एक्सपेंस है, ये आपका एक तो एक्सपेंस है, दूसरी इसकी नेचर क्या है, ये प्रीपेड है, और ये करंट ईयर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, C.Y मैंने क्या लिखा है, करंट ईयर से लिखा है कि ये आपका एक्सपेंस है, ये प्रीपेड है और ये करंट ईयर से बिलोंग कर रहा है। अब आ जाते हैं कि जो हमने टेबल बनाया था उस पर देख लेते हैं कि जो हमारी ये वैल्यू है 160 रुपये, इसको हमने माइनस करना है रेंट से या प्लस करना है। तो अगर आप देखें ये हमारे पास क्या है,
ये हमारे पास आ जाए एक्सपेंस है प्रीपेड करंट ईयर का जो प्रीपेड है एक्सपेंस करंट ईयर का प्रीपेड हमने देखना है कि हमने प्लस करना है या माइनस करना है। तो देख लेते हैं कि करंट ईयर का प्रीपेड लिखा हुआ है जी माइनस करना है, यानी कि प्रीपेड करंट ईयर का जो होगा उसको हमने क्या कर देना माइनस। तो आपने इसके साथ माइनस का निशान लगा देना, ठीक है। ये रफ वर्किंग है आपको समझाने के लिए। अब आपने क्या करना है, आपने देखना है कि कहाँ पे रेंट लिखा हुआ है, ये रेंट लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू भी अंदर लिखी हो। तो आपने क्या करना है, ये हमारा क्या था प्रीपेड, हमने क्या करना है माइनस। आपने लिखना है कि हम क्या करने लगे हैं, हम लेस करने लगे हैं। ये एडवांस था, आप एडवांस लिख सकते हैं, प्रीपेड लिख सकते हैं, या जो भी आपने स्टेटमेंट लिखनी है आप वो लिख सकते हैं। असल चीज़ इस चीज़ से और यहाँ पे जो आनी है उससे फ़र्क पड़ता है। वैल्यू कितनी है 160 रुपये। तो आपने क्या करना है 1600 में से जब 160 को माइनस कर देना है तो अब आपके पास आंसर आ जाएगा 1440 रुपये। ये फाइनल आंसर है, आपने इसे बाई लिख देना है, ठीक है। अब हमने कितने एडजस्टमेंट सॉल्व कर लिया, अब हमने 3 कर लिया। अब हम फोर्थ पे हैं, इंटरेस्ट अकर्ड हो गया बट नॉट पे टू मिस्टर इमरान अमाउंटिंग 13 इंटरेस्ट जो इनकर्ड हो गया, यानी कि आउटस्टैंडिंग है बट नॉट पेड। अब ये दो चीज़ों से भी श्योर है, ठीक है। इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट लिखा हुआ है, इनकर्ड हो गया बट नॉट पेड टू मिस्टर इमरान। नॉट पेड का मतलब अभी तक हमने अदा नहीं किया। तो जो चीज़ हम अभी तक अदा नहीं करते वो क्या होती है, आउटस्टैंडिंग होती है। तो 13,000 रुपये क्या है, ये हमारे आउटस्टैंडिंग है। इसकी नेचर क्या है, हम यहाँ मार्क कर लेते हैं। इसकी नेचर है जी आउटस्टैंडिंग, ठीक है, नेचर है आउटस्टैंडिंग और ये बिलोंग कर रहा है जी करंट ईयर से। अब देखें ये करंट ईयर से बिलोंग तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई हमारे पास एडजस्टमेंट में एक्सपेंडिचर में मिस्टर इमरान के नाम की हेडिंग नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमने इस वैल्यू को क्या करना था, हमने इस वैल्यू को ऐड करना था। तो हमने अपने एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमारे पास कोई मिस्टर इमरान की वैल्यू नहीं थी। अब हमने मिस्टर इमरान को अदा करने थे। आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट याद करें, हमने वहाँ पे अदा करने थे क्योंकि हमने मिस्टर इमरान से उधार लिया था। तो वो हम उधार लेना और अदा करना, ये हमारा क्या होता है, जब हम कोई चीज़ अदा करते हैं। नोट पेड है ना, नोट पेड का मतलब है अभी तक हमने अदा नहीं की। तो जो चीज़ हमने आज अदा करनी है या कल अदा करनी है, जब ये अदा करनी अदा तो करनी है, तो वो हमारा क्या होता है एक्सपेंस होता है। तो यहाँ पे हमने मेंशन कर देना है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग भी लिख सकते हैं आप इस वैल्यू को, और इसके अलावा भी इंटरेस्ट ऑन लोन भी लिख सकते हैं, या लोन जो हमने मिस्टर इमरान से लिया उस पर अदा करें, ठीक है। आप इस पर को लिख लें इंटरेस्ट ऑन लोन कितने का था, क्या उसकी वैल्यू थी, आपने यहाँ पे लिख देनी है। 13,000 उसकी वैल्यू थी, आपने लिख दी, 13,000 वैल्यू लिख दी है इसकी। अब हम अब देखिए हमने 4 एडजस्टमेंट्स, अब देखिए हमने अपनी 4 एडजस्टमेंट सॉल्व कर ली हैं। डी तक हमने सॉल्व कर लिया है, इस वैल्यू को हमने अपने एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख लिया है, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन इज़ एरियर है यानी कि आउटस्टैंडिंग है, सब्सक्रिप्शन है यानी कि इनकम है, और करंट ईयर से बिलोंग। अगर यहाँ पे कोई डेट मेंशन नहीं है तो ये डायरेक्ट शो कर देगा कि ये करंट ईयर से बिलोंग कर रही है, ठीक है। इसकी नेचर क्या है, इसकी नेचर ये सब्सक्रिप्शन है और ये आउटस्टैंडिंग एरियर है यानी कि आउटस्टैंडिंग है, और उसके अलावा ये क्या करंट, यहाँ डेट मेंशन नहीं है तो ये शो कर रहा है ये करंट ईयर से बिलोंग कर रही है, ठीक है। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग यानी करंट ईयर का एरियर जो होता है वो ऐड होता है। तो 9,500 की वैल्यू को आपने सब्सक्रिप्शन में ऐड कर देना है। अब आप अपने सोल्यूशन में देखें सब्सक्रिप्शन कहाँ पे लिखा हुआ है, सब्सक्रिप्शन ये लिखा हुआ है। तो आपने क्या कर देना है, ऐड कर देनी है वैल्यू को। ये हमारे पास क्या एरियर, आप इसको एरियर के नाम से भी लिख सकते हैं। एरियर अमाउंट कितनी है हमारे पास 9,500 रुपये। आपने क्या करना है, इसको ऐड कर देना है 2,30,500 में प्लस कर देना है 9,500 रुपये। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 24,000, ठीक है। 2 लाख और आपके पास आंसर आ जाएगा 2,40,000, ठीक है। अब देखिए हमने ये सारा सोल्यूशन कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब आपने क्या करना है, आपने इन वैल्यूज़ का टोटल ले लेना है जो आपके पास इनकम साइड पे गिवन होंगे, इनका टोटल ले लेना है, और एक्सपेंडिचर साइड पे जो वैल्यूज़ गिवन है इनका टोटल ले लेना है, ठीक है। मैं इसी के ऊपर डायरेक्ट टोटल ले लेती हूँ ताकि हमारा टाइम बच सके। इन दो वैल्यूज़ को टोटल किया, हमारे पास आ गया 4,09,660 रुपये। इन वैल्यूज़ का टोटल ले लिया तो हमारे पास कम आया। तो हमें पता चला कि जो हमारी इनकम है ये ज़्यादा हुई है और एक्सपेंडिचर हैं ये कम हुए हैं। तो जिस साइड का टोटल बड़ा आता है हम उसी साइड के टोटल को दोनों साइड पे
मेंशन कर देते हैं। 4,09,660 रुपये यहाँ पे भी लिख दिए और यहाँ पे भी लिख दिए। अब हमने बड़ी वैल्यू में से जितनी भी हमारी ये, अब ये हमने इनर वाले को भी नहीं आपको आपने माइनस करते जाना है, ये सॉल्व हो के इनके आंसर बाहर आए हैं। इस वैल्यू में से आपने पहले माइनस करना है 75,000 को, 75,020 को माइनस करना है, फिर 10,000 को माइनस करना है, और सो ये जितनी वैल्यूज़ हैं आपने इनको माइनस करते जाना है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2,86,500 रुपये। तो आपने इस बैलेंस को लिख देना है किसके नाम से, एक्सेस ऑफ इनकम अवर एक्सपेंडिचर। आप इसे ये भी लिख सकते हैं, और अगर आप इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो आप इसे सरप्लस लिख सकते हैं। ठीक है, यानी अगर इस यहाँ वाली वैल्यूज़ कम है तो आप यहाँ सरप्लस लिखते हैं, और अगर यहाँ वाली वैल्यूज़ कम आ रही हैं किसी एग्जांपल में तो आप यहाँ पे डेफिसिट लिखते हैं। ये क्या शो है, एक्सेस ऑफ इनकम अवर एक्सपेंडिचर, ये शो कर रहा है कि हमारी इनकम ज़्यादा हुई है और हमारे खर्चे कम हुए। और यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल नंबर 3 कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, बस हमने ये सारा टोटल कर लिया। आपने ये दोनों साइड पे ये जो टोटल लिखा हुआ है आपने वो लिख के और ये इन वैल्यूज़ में से ये माइनस कर लेना और इसका आंसर यहाँ पे लिख देना, और हमारी एग्जांपल नंबर 3 कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, आज का आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर मेंशन कीजिएगा। इसके अलावा आपने क्या करना है, अगर आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगता हो तो और आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मुझे, मेरा नंबर आपको टाइटल में भी शो हो रहा होगा और मैं आपको उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी शो हो रहा होगा। आप वहाँ कॉन्टैक्ट करके मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। बस इतना कीजिएगा कि थोड़ा सा टाइम आपके पास होना चाहिए, 2 से 3 महीने आपके पास पढ़ने के लिए होने चाहिए। ठीक है, आप इस तरह करते हैं कि 1 महीने पहले आ जाते हैं या 2 महीने या कुछ वीक्स पहले, तो इसमें मैं आपको तैयारी नहीं करवा सकती। अगर आप मुझसे तैयारी करना चाहते हैं तो आपके पास थोड़ा टाइम होना चाहिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। फिर कल इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम एग्जांपल नंबर 4 स्टार्ट करेंगे और अब जितनी भी एंड सो ऑन हमारे पास एग्जांपल्स हैं वो सारी हम यूट्यूब के थ्रू अपनी कवर कर लेंगे।